नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज़ 18 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोह के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। असम सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय समारोह में कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर लचित बरफुकन नहीं होते तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को की ओर से आयोजित भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 13 अफ्रीकी देशों के मंत्री भी कार्यक्रम की बढ़ाएंगे शोभा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला अहमदाबाद में भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी है चुनावी कार्यक्रम। दिल्ली के चांदनी चौक की भगीरथ पैलेस मार्केट की दुकानों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने की ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा। यूएनएससी ने सभी उल्लंघनों की जांच के लिए जांच मिशन का किया गठन। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने की मतदान के बाद प्रतिबंधित ट्विटर खातों के लिए माफी की घोषणा। मस्क के ट्विटर पोल में 72% से अधिक लोगों ने ट्विटर पर निलंबित खातों को बहाल करने के पक्ष में किया वोट। फीफा विश्व कप में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील ने जीत के साथ किया आगाज। सर्बिया को 2-0 से दी शिकस्त। वहीं रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से दी मात। आज होने वाले 3 मुकाबलों में वेल्स की ईरान से होगी भिड़ंत। दूसरे मुकाबले में कतर और सेनेगल आमने सामने। वहीं नीदरलैंड और इक्वाडोर के बीच होगा मुकाबला। वहीं देर रात इंग्लैंड की होगी अमेरिका से भिड़ंत। ऑकलैंड वनडे में भारत की शानदार शुरुआत। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट की शतकीय साझेदारी। दोनों ओपनर से जमाया 8 छक्के। मुकाबले का डीडी फ्री डिश और अन्य डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध। डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है सीधा प्रसारण। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के सिलसिले में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। असम सरकार ने लचित बरफुकन की वीरता और देशभक्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई और पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल समारोह में शामिल हुए। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर लचित बरफुकन नहीं होते तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा ही नहीं होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय ने न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का काम किया। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के वार्षिक समारोह का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस साल गुवाहाटी में किया था। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से हम आज लचित बरफुकन को याद कर रहे हैं, साफ तौर पर किस तरह से उन्होंने
जो एक अलख जगाई थी खास तौर पर देशभक्ति को लेकर, उसकी लौ आज भी जल रही है 400 सालों बाद भी। और सबसे अहम बात यह कि उनके योगदान की अमिट छाप सबके जहन में। देखिए आंचल, योगदान की अमिट छाप सबके जहन में है, नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का कहना है। क्योंकि लचित बरफुकन वो सिपह सलार थे जिन्होंने न सिर्फ मुगलिया इन्वेजन को रोका, बल्कि कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर लचित बरफुकन नहीं होते, सराय घाट की लड़ाई में उनकी विजय नहीं होती, तो पूर्वोत्तर आज भारत का हिस्सा नहीं होता। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। और इसकी वजह है क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि जिस तरह से मुगल इन्वेशन वहां पर हुआ, उससे पहले 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक 22 बार हमला हुआ पूर्वोत्तर के ऊपर, पहले कामरूप और फिर अहोम साम्राज्य। और सिर्फ यही वजह थी क्योंकि असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इसलिए असम के जरिए पूर्वोत्तर और उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जे की तैयारी थी विदेशी आक्रांताओं द्वारा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस साम्राज्य ने 600 साल तक अपने साम्राज्य को बनाए रखा, अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करें तो वो महज 300 से 350 साल का उनका काल रहा होगा। लेकिन हिस्ट्री बुक्स में आपको काफी कुछ जानने पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अहोम साम्राज्य की बात करें, उससे पहले कामरूप, और खास तौर से जो ग्रेटेस्ट लेजेंडरी अहोम जनरल है लचित बरफुकन, उनके बारे में खास तौर से युवाओं को ज्यादा पता नहीं है। असम की किताबों में, बच्चों के किताबों में जरूर इनका उल्लेख मिलेगा, लेकिन हमारे करिकुलम में, स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में असम के बाहर ये सब मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इस जो समारोह है उसको इतने भव्य तौर से मनाया जा रहा है, माफ कीजिए। और ये असम में ना होकर दिल्ली में इसको आयोजित करने का यही मकसद है, ताकि हमारे देश के युवा लचित बरफुकन के बारे में जाने कि क्यों इतिहास में उनका इतना बड़ा नाम है और क्यों उस नाम को इज्जत मिलनी चाहिए और क्यों उस नाम के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। और जिस तरह से लगातार जब हम बरफुकन जी के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं विशाल, तो साफ तौर पर किस तरह से उन्होंने जो निर्णय लिया, वो निर्णय खाली पूर्वोत्तर के लिए नहीं, समूचे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ, ये आज मैं और आप इसकी जो प्रासंगिकता है वो जान पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा चल आपने। और हम जब लचित बरफुकन के बारे में बात करते हैं तो लचित बरफुकन के बारे में जब बोलते हैं तो उससे पहले महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा, और उसके बाद उनके समकालीन शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब की फौजों का मुकाबला किया। तो ये ऐसे लोग थे जिनकी वजह से जो मुगल डायनेस्टी का एक्सपेंशन है वो तो रुका ही, साथ ही उसका पतन भी हुआ, क्योंकि उनके इन्वेजन का एक मकसद था कि उनको रिलीजियस कन्वर्जन करने थे। इसलिए बार बार यहाँ पर जितने भी वक्त आ रहे हैं वो कह रहे थे कि धर्मांध, यानी कि वो धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, इस्लाम का प्रचार और पूरे इलाके पर कब्जा। इसकी वजह से लचित बरफुकन का जो रोल है वो बहुत अहम है और इसलिए उनको इतना बड़ा स्थान इतिहास में मिलना चाहिए। हालांकि 1999 में जो हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहां पर उनके नाम पर गोल्ड मेडल स्थापित किया गया बेस्ट कैडेट के लिए, लेकिन बावजूद उसके अब तक लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि जो 400वीं जयंती लचित बरफुकन की, उसका समारोह दिल्ली में होना चाहिए। कल हमने लचित दिवस मनाया और 3 दिन का जो समारोह है आज उसका समापन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। और इसलिए क्योंकि लगातार जो आप बात कह रहे हैं कि ये वो योद्धा हैं जिनके बारे में आज की जो युवा पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए, इसलिए हमने देखा कि किस तरह से जो असम सरकार में इतिहासकार हैं SK भोयने, उन्होंने भी उन पर किताब लिखी और साथ ही साथ अमर चित्रकथा में भी उनका वर्णन है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें यही की जानी चाहिए कि इस तरह के जो वीर योद्धा हैं जिनके प्रयास और जिनका योगदान जो है वो अमिट है, उनका ये जो संघर्ष है वो आज की जन जन की पीढ़ी तक पहुंचे। जी बिल्कुल आंचल, और हम देखिए हम मना रहे हैं अमृत काल, यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये जो 25 साल है ये बहुत क्रूशल है। हम 2047 में मनाएंगे हमारे आजादी के का शतक। तो ये जो 25 साल है इसके अंदर जो हम अपने यूथ का जिस तरह से उनको ग्रूम करेंगे, जिस तरह से अपने यंग फोर्स का निर्माण करेंगे कि वो अपने इतिहास के बारे में जाने, जो गौरव में इतिहास है, जिन्हें किताबों में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और उसके साथ ही वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इसलिए जरूरी है कि उनको अपने जो
ग्रेट वॉरियर्स हैं, जो हीरोज हैं, जो जिनके बारे में किताबों में ज्यादा जगह नहीं मिली, उनको ये पता होना चाहिए। और इसलिए कल गृह मंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा असम सरकार हिंदी सहित देश की 10 भाषाओं में लचित बरफुकन की कहानी को बताएं देश के दूसरे राज्यों में। और इसके साथ साथ इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि मैं चाहूंगी कि संस्कृति मंत्रालय असम सरकार के साथ मिलकर इस लचित बरफुकन की कहानी को देश के दूसरे विश्वविद्यालयों तक लेके जाए, ताकि हमारे युवा लचित बरफुकन के बारे में जाने, उनके रोल के बारे में जाने, उनके सैक्रिफाइस के बारे में जाने, और क्यों लचित बरफुकन जैसे हीरोज की कहानी हमारे युवाओं को पता होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। बिल्कुल, और ये जो कहीं ना कहीं हीरोज हैं, यही असली हीरोज हैं, और इन्हीं की हम अदम्य साहस और शौर्य की कहानियां अगर आप अपने बच्चों को सुनाते हैं तो ये हमारे साथ साथ पूरे भारत के लिए गर्व की बात। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि औपचारिक कार्यक्रम अभी 11 बजे शुरू होगा, तब भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और आइए रुक करते अगली खबर का, जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसके पहले चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज माहुड़ा, जालौर, वाघारा और नरोदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और नांदेड़ में एक रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वलसाड जिले में 2 जनसभाएं करेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सूरत में चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला नवसारी, डांग और सूरत में 5 चुनावी रैलियां करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और आलोक शर्मा आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कई स्थानों पर रोड शो करेंगे। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तो गुजरात के चुनाव में जनता जनार्दन की राय जानने के लिए डीडी न्यूज का चुनावी सफर लगातार जारी है। इस कड़ी में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र अहमदाबाद से 74 किलोमीटर दूर गुजरात के सबसे बड़े जिलों में से एक मेहसाणा पहुंचे और वहां चुनाव से जुड़ी हुई चौपाल लगाई। आइए सुनते हैं कि मेहसाणा के लोगों के क्या है मुद्दे और क्या है उनकी राय। चुनावी सफर में गुजरात में हमारा दौरा जारी है। हम पहुंचे हैं गुजरात के मेहसाणा। यहां पर जनता जनार्दन से जानेंगे कि उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या हैं और चुनाव में कौन से मुद्दे उनके लिए अहमियत रहते हैं, कौन से मुद्दे उनके लिए अहमियत रखते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे उठा रही है। आपको कौन सा मुद्दा अच्छा लग रहा है? जो रोड रास्ते है वो मोदी जी ने ठीक से बनवाया है कि विकासी मुद्दा है और सड़क और शिक्षा व्यवस्था ये सब अच्छी है या फिर सुधार चाहिए? नहीं अच्छी है, शिक्षा, रोड, रास्ते। 23 साल से बीजेपी है तो सब बढ़िया किया है, सब तक अच्छा किया बीजेपी ने। 27 साल से अच्छा किया, कभी भी कोई जगह पे तूफान नहीं हुए है। शांति कितना बड़ा मुद्दा है? शांति है ना, सब जगह ये अच्छा है। हमारा मुद्दा है है ना। तो पहले से बहुत जो झगड़े होते थे, काफी लगते महीने में एक बार, हमारे गरीब लोग को बहुत तकलीफ होती थी। अभी कोई टेंशन नहीं है। सभी को रोजगार मिलता है, हर एक को 500 रुपया आराम से मिलता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये सब आलतू फालतू में सब बात करते हैं। शांति रहती है, सबको काम मिलता शांति है, शांति है, बिजली पानी सब कुछ आराम से मिलता है सब। आप कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है आपके लिए? महंगाई तो कमाई नहीं बढ़ी है और ये जब शांति है तो काम नहीं मिला लोगों को? कहाँ ये बोल रहा है इसको काम मिल रहा है? ये मेरे सामने से 1 हफ्ते से तो ऐसे ही बैठा रहा है, हमारे पास ही बैठता है। वो तो रोज काम जिसको मजदूरी करनी है ना, वो तो मजदूरी मिल जाती है। जिसको नहीं करनी ना, उसको कोई जवाबदारी नहीं है। आप क्या कहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, गुजरात के अगर विकास है, मोदी जी का काम का बहुत सही है, उनका विकास है, सब कुछ है। नहीं, वो भाजपा का वो सही है, जो मोदी है वो सही है, कि जो भाजपा की सरकार है वो भी सही है। ये देखिए, इस वक्त हम मेहसाणा में हैं और ये मेहसाणा, यहाँ कुछ छात्रों से हम बातचीत करते हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, गुजराती थाली का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर कई छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा आपको टोकना उतना उचित नहीं है, लेकिन अनुमति ले ली आपसे। क्या लग रहा है आप लोग छात्रों के लिए या जो युवा हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं गुजरात में, यहाँ मेहसाणा में? As a student, we are safe and
we are ready with our education policy, but only one difference I can see is that in exam pattern, This policy sync with the new India. What you want to say? the new education policy is good, but it will take time to be in that आप संतुष्ट हैं कि ये अच्छी पहल है? long time. After long time, it will be benefited. जो राजनीतिक दल गुजरात में युवाओं के आकांक्षाओं को पूरा करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी कोई सरकार आती है तो उससे युवाओं की नई नई आकांक्षाएं होती हैं, अलग अलग वर्गों की आकांक्षाएं होती हैं। मेहसाणा में हमने बात की विकास के मुद्दे पर, विकास को लेकर लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते समझते हैं। इस तरह से हम चुनावी सफर में राय लेते रहेंगे, जानते रहेंगे लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है गुजरात में विकास के बारे में। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मेहसाणा। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है, और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही हैं, किसी अंजलि राय का नाम आ रहा है इसमें कि उनके बेटे को टिकट दिया गया जो पैसे से बेच दिया गया। थोड़े समय पहले भी इस प्रकार की एक घटना आई जहां पर कि ऐसे ही टिकट बिक्री के आरोप के कारण दिल्ली के एक विधायक को आम आदमी पार्टी के लोग ही बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। हम ऐसी स्थिति की दिल्ली में कल्पना नहीं करते हैं, हम इससे बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से कट्टर ईमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार, टिकटों की बिक्री और यहां तक कि लोगों को मौत के कगार तक पहुंचा देने की प्रक्रिया बातें आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप तमाशा नहीं देख सकती। हमारे लिए दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कंसर्न रखती है, हमें दिल्ली की खुशहाली हमारे लिए कंसर्न रखती है। ऐसी स्थिति में मेरा मन रो रहा है। मैं जब से यह समाचार सुना हूं, मुझे न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की मानवता भी अंदर से मर चुकी है। उनको इस विषय पे बात करने की जगह, इस विषय पे कुछ कहने की जगह, वो रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने। रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने। क्या हमारे दिल्ली के युवक, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पे जाते रहेंगे? अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संदीप भारद्वाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में पहुंचाते रहेंगे? आप सुन रहे थे सांसद मनोज तिवारी को, जो कि प्रेस वार्ता कर रहे थे। हाल ही में अभी आपके एक नेता ने आत्महत्या की है, उस पर वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार और टिकट को लेकर कितना ज़्यादा रोष है आम आदमी पार्टी के अंदर वर्कर्स में, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं गुजरात में चुनावों के अलग अलग रंगों की, जो कि हर जगह देखने को मिल रहे हैं। कहीं बैनर है, पोस्टर की धूम है, तो कहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर है। चौराहे पर चाय की दुकान हो या फिर
हाईवे पर कोई होटल, हर जगह चर्चा चुनाव की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनावी चर्चाओं से दूर अपने अलग ही अंदाज में अपनी अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने एक ऐसी ही महिला श्रद्धा से मुलाकात की और उनके पहनावे से ही उनकी पसंद जाहिर हो जाती है। देखते हैं क्या है पूरा माजरा। गुजरात चुनाव में आपको अलग अलग तरह के रंग दिखाई देंगे। कई तरह से लोग प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा, आप ये देखिए कि पूरी की पूरी जो साड़ी पहनी है वो मोदी के पोस्टरों से ये पेंटेड है पूरी साड़ी। और श्रद्धा इस साड़ी को पहनकर घर से बाहर निकल रही है, प्रचार भी कर रही है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी श्रद्धा यहाँ पर पहुँची थी। और पूरा देखें श्रद्धा, एक बार आप घूम जाएंगे, ये देखिए पूरी साड़ी, ब्लाउज से लेकर पूरी साड़ी है वो मोदी में है ये पूरी साड़ी। तो श्रद्धा, मतलब क्या सोचा था आपने ये साड़ी बनवाने के लिए या पहनने के लिए, क्या मन में आया? सबसे पहले तो जब मोदी साहब हमारे दाहोद में पधारे हो, मोदी साहब दाहोद से भी बिलोंग करते हैं, उनका बहुत पुराना नाता रहा है, तो हमारा प्रेम उनकी तरफ दर्शाने का ये एक माध्यम था। आप जब निकलती हैं घर से इस साड़ी को पहनते हैं तो लोग क्या कहते हैं, जब साड़ी देखते हैं तो खुश देते हैं? हाँ, खुश होते हैं क्योंकि मोदी जी का चेहरा देख के कैसे भी लोगों के मुंह में मुस्कुराहट आती है, साड़ी देख के थोड़ा अलग लगता है, खुशी होते हैं। बहुत अच्छी है, कहाँ से मुंबई, बस यही सवाल करते रहते हैं। ये आपने देखा श्रद्धा, पूरी जो साड़ी है ब्लाउज से लेकर पूरी साड़ी मोदी की जो पेंटिंग है प्रधानमंत्री मोदी की, और इसको पहन के श्रद्धा घर से बाहर निकलती है, प्रचार करने भी जाती है। तो अलग अलग तरह के जो फैन हैं वो आपको दिखाई देंगे और श्रद्धा भी एक ऐसी फैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दाहोद। और अहमदाबाद से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, केम छो और किस तरह का चुनावी माहौल जो हमने चुनावी चकल्लस देखी आपकी रिपोर्ट में, साफ तौर पर उसमें युवा भी थे, महिलाएं भी थी, तो अब लगातार माहौल गियर अप होता हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अब किन मुद्दों पर जाकर जनता वोट करना चाहती है वो खुलकर बोल रही है। देखिए, जनता तमाम मुद्दों को लेकर मुखर है कि कौन सी समस्याएं थी गुजरात में जिसे मौजूदा सरकार ने दूर किया है, आगे वो क्या सुधार चाहते हैं, इस पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो हम देख रहे हैं कि हर कोई ये मानता है, हर आयु के उम्र के लोगों से हमने बात की, वो ये मानते हैं कि गुजरात में निश्चित तौर पर विकास हुआ है, चाहे वो सड़कों के मामले में हो या फिर पीने की पानी की और सिंचाई की पानी की जो सुविधा गुजरात में पहुंचाई गई घर घर या फिर खेतों में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ पिछले 2 दशकों में, जब सुजलाम सुफलाम योजना के जरिए खेतों तक पानी पहुंचा, ज्योतिर्ग्राम योजना के जरिए घर घर में बिजली पहुंची और बिजली उत्पादन में चाहे सौर ऊर्जा हो या फिर पवन ऊर्जा हो या फिर कोयले से बिजली हो, उसमें गुजरात अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि विकास को लेकर एक सहमति है कि यहाँ पर काम हुआ है। आकांक्षाएं हर चुनाव में होती हैं और उसमें क्या कुछ और किया जाना चाहिए, उस पर भी लोग बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो पूरा कैंपेन है, जो चर्चा है, जो चुनाव प्रचार है, वो इस बात पर केंद्रित है कि गुजरात की जनता, खासतौर पर युवाओं को जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं या फिर 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिन्हें गुजरात की समस्याओं के बारे में पता नहीं था कि कितनी कठिन चुनौतियां थी माओं के लिए जब वो दूर दराज से पानी लाती थी, उन समस्याओं को दूर किया गया है। रेगिस्तान जैसे इलाकों में पानी पहुंचा है, नर्मदा का पानी आज घर घर में है। तो ये बताने की कोशिश है बीजेपी के द्वारा कि एक बहुत एक तरह से कहे एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 से जब वो प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। तो ये बीजेपी की एक रणनीति दिखाई देती है, न केवल चुनावी जनसभाओं में बल्कि हम कार्यकर्ता सम्मेलन में या फिर जब डोर टू डोर कैंपेन जो बीजेपी नेता करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि इस बात का जिक्र होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो दरअसल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रोजगारी के मुद्दे पर या फिर दो बाकी मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि उनके जो बड़े नेता हैं, हालांकि बहुत बड़े नेता अभी तक बहुत ज्यादा जनसभाएं किए नहीं है, राहुल गांधी की सिर्फ 2, अर्जुन खड़गे, राजीव शुक्ला, मनीष तिवारी, ये लोग जरूर प्रचार कर रहे हैं, मोहन प्रकाश और कांग्रेस के जो राज्य के नेता हैं
उनकी एक कोशिश है कि ये बताया जाए कि क्या कुछ नहीं हुआ है या फिर महंगाई की वजह से जनता को क्या परेशानी हो रही है, तो उनकी एक अपनी रणनीति है। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो स्थान बनाने की कोशिश में लगी है और उनकी एक अपनी राजनीति है। वो कुछ गारंटी देने की घोषणा करते हैं, कुछ मुफ्त योजनाओं की घोषणा करते हैं, कितना उसका असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी हम देख रहे हैं कि संगठन में चुनौतियों से जूझ रही है। यहाँ पर उसका यहाँ इतना बेहतर संगठन नहीं है, या ये कहें कि उस तरह का संगठन है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार एक तरह से दिखता था कि गुजरात में चुनाव के ऐलान से पहले, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसमें एक तरह से आम आदमी पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है। और दिल्ली में जो नित्य नए खुलासे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हम देख रहे हैं चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, जिस तरह से कुछ सीसीटीवी फुटेज आया जेल में उनके, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती है। उसका चुनाव प्रचार उस लिहाज से परवान चढ़ता दिखाई नहीं देता। तो हम इस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए अपनी कोशिश में तो जुटे ही हुए हैं। लेकिन लगातार जिन सीट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, आप मेहसाणा में मौजूद थे, कल हमने देखा चंद्रशेखर पालनपुर में थे। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जब हम यहाँ पर तमाम स्टार प्रचारकों को जनता के बीच देख रहे हैं तो जनता समझ पा रही है कि किसको किस तरह से आकर यहाँ पर वोट की अपील करनी है। और सबसे जो एक हम रणनीति अलग देखें, हर पार्टी की कोशिश है कि जो हर उम्र वर्ग का व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनके साथ वो जो एक संवाद स्थापित करना है वो किया जाए। ये तो हमने तीनों पार्टियों में देखा। देखिए आंचल, जो सबसे अहम बात यह है कि इसे जनता का दबाव कहें या जो नए बने वोटर हैं, युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या हम जानते हैं, उनका दबाव कहें। पिछले चुनाव के मुकाबले अगर आप देखें तो सभी दलों ने ये कोशिश की है कि युवाओं को ज्यादा टिकट दिया जाए। बीजेपी में तो आप ये पहले बड़े स्तर पर देखते हैं जब बुजुर्ग नेताओं ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, और हम देख रहे हैं कि अब तक के कह सकते हैं पिछले 2 चुनाव से तुलना करें तो सबसे ज्यादा युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, वाइस चांसलर हैं, हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल्स हैं। और कोशिश ये की है कि जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज ना करते हुए और जहां जहां पर मौका मिल सकता है संगठन के युवा नेताओं को, लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारा जाए। तो हम इसे एक जनता का दबाव भी कह सकते हैं राजनीतिक दलों पर कि युवाओं का सिर्फ वोट नहीं लेना है, युवाओं को भागीदारी सीधे चुनावी राजनीति में देनी है टिकट वितरण के जरिए। और उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से जो बीजेपी में नेता नहीं भी थे आज से 5 साल पहले, युवा थे, उनको भी पार्टी में शामिल किया गया और टिकट दिया गया। हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर हो, चर्चित चेहरे थे पिछले विधानसभा चुनाव के। दूसरी तरफ दूसरे दलों में भी अगर आप पहले के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा ये दबाव दिखता है कि युवाओं को ज्यादा आगे लाया जाए। हालांकि वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में नई लीडरशिप युवाओं की राज्य स्तर पर उतनी दिखाई नहीं देती। घूम फिर कर अर्जुन मोढवाडिया हैं, भरत सिंह सोलंकी हैं, या फिर शक्ति सिंह गोयल हो, इस तरह के 3-4 जो पुराने नाम है वो लगातार चर्चा में रहते हैं। जी शैलेंद्र, एक चीज और बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने जरूर कोशिश की है एक अपने उम्मीदवार, मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो उनके हैं जी, वो युवा उम्मीदवार, बिल्कुल वो युवा उम्मीदवार है। लेकिन एक जो संक्षिप्त में आपसे लास्ट सवाल में जानना चाहती हूँ वो ये है कि चुनावी चकल्लफ जब भी होता है तो हम जुबानी जंग जरूर देखते हैं तमाम पार्टियों में, और हमने इस बार भी देखा कि कई ऐसे बयान दिए गए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी दिए गए, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चुनाव का रुख बदलने में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखना समझना होगा कि जब हम चुनावी प्रणाली की बात करते हैं, चुनाव पार्टियों को वोट करने की बात देते हैं, तो ये चुनाव जो ये ज़बानी जंग है वो कई बार मर्यादा क्रॉस कर जाती है। देखिए आंचल, आप देखें कि राजनीति में मर्यादा शुचिता का ध्यान रखना चाहिए, ये मानते हैं। लेकिन अब आता है तो कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक नेताओं की जबान फिसलती है, कई बार जानबूझकर उनकी जबान लड़खड़ाती है, या वो जानते हैं कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में तो इसका एक इतिहास रहा है कि पिछले आप 3 चुनावों को देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष थी, यहाँ आई थी चुनाव प्रचार के लिए, और जिस तरह से मौत का सौदागर कहा उन्होंने, और उसके बाद हमने देखा कि उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा और बीजेपी उसे भुनाने में कामयाब रही और जनता को भी वो अच्छा नहीं लगा। और यही वजह है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जो वापसी हुई उसमें उन बयानों की प्रतिक्रिया भी एक तरह से मानी गई कि उस तरह के बयानों की वजह से भी बीजेपी को फायदा हुआ।
फिर लोकसभा चुनाव आया, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने जब चाय वाला कहा और इसके बाद नीच शब्द का जब इस्तेमाल किया, उसको लेकर हम देख रहे हैं जब विधानसभा चुनाव हुआ गुजरात में, तब बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया दी गई और हमने देखा कि जनता ने उसे ठीक तरीके से नहीं लिया कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाना चाहिए और माना जाता है कि उसका भी फायदा बीजेपी को लगा। इस बार बयानबाजी जो होती है, भले ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो निश्चित तौर पर बिल्कुल कभी कभी चुनाव में जो बयानबाजी किसी पार्टी के खिलाफ की जाए वो उसके पक्ष में चली जाती है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। समय मेरे पास कम है, लेकिन आपसे लगातार चुनावी चकल्लस पे ये पूरी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन शैलेंद्र, इन चुनावी अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए अहमदाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं यूनेस्को के सहायक महानिदेशक पेक्स फिरमिन एडवर्ड मोटोको और 13 अफ्रीकी देशों के मंत्री इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का उद्घाटन 22 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अपने अफ्रीकी साझेदारों को उसके साथ एक मंच पर लाता है, जो अपने देशों के सामने आने वाली आम चुनौतियों से निपटने के लिए और सांस्कृतिक सम्मेलन हेतु एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। और इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग पर इस वक्त रक्षा मंत्री संबोधन दे रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। We work towards mutual economic development. It is thus apt that we all are exploring solutions to the problems such as terrorism, climate change, description, etc. that transcend national boundaries today. It is gratifying to know that you all are having enriching discussions and building upon your experiences to prepare a roadmap that can contribute towards building a better world. Friends, in the context of the Indo-Pacific, I would like to highlight India's vision by reiterating the statement of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi during the Shangri-La Dialogue at Singapore on 1st June 2018. He had said that India stands for a free, open and inclusive region which embraces us all in a common pursuit of progress and prosperity. He put forth our idea of ASEAN's centrality in the Indo-Pacific region and further stated that our common prosperity and security require us to evolve through dialogue, a common rules-based order of the region. The Indo-Pacific region remains important for the economic development of not only the regional but also the wider global community. Centuries-old lanes crisscrossing the region have helped enhance trade. They have also functioned as arterial connections to bring about a fusion of cultures and ideas. It is these very waters that carried the message of peace, enlightenment, hope and well-being centuries ago. Today, we may speak different languages, but
there remains a deeper connect that allows us to share a common message of humanity across the Indo-Pacific region. Along this path of shared prosperity and security, India underlines the centrality of the ASEAN in our endeavors in respect of the Indo-Pacific region. Friends, dialogue and discussions should be seen as the only civilized mechanism for resolving disputes and disagreements and for creating any regional or global order in our times. The resolute message of our Prime Minister that the era of war is over has been echoed by the world leaders gathered in Bali recently for the G20 summit, with the G20 communique mentioning that now is not the time for war. In the times when humanity is facing problems like climate change, COVID pandemic, widespread deprivation, etc., it is essential that we all should be working together to surmount these minute challenges without being distracted by the destructive seduction of wars and conflicts. Enhancing trade and connectivity, capacity building and infrastructural initiatives are time-based ways of working together which can act as a bridge of friendship and bring mutual benefit. We need to leverage them collectively for the common good. Friends, coming back to India's vision for the Indo-Pacific region, I would like to share with you that it has always been our endeavor to work with our partners in constructive engagements in the region. We have launched the Indo-Pacific Ocean Initiative at the East Asia Summit held in Bangkok, Thailand on 4th November 2019. Regional cooperation and participation are important pillars of this initiative, which focuses on 7 key pillars. First, maritime security, marine ecology, marine resources, capacity building and resource sharing, disaster risk reduction and management, technology and academic cooperation, and trade connectivity and maritime transport. The initiative outlines a regional cooperative structure focusing on the vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, which would enhance partnership for all-round development. Friends, I would also like to mention 2 more initiatives which we have offered in the recently held India-ASEAN Defence Ministers meeting held in Cambodia. We have proposed the ASEAN-India initiatives for women in UN peacekeeping operations, which would contribute towards effective conflict resolution and lasting peace through a more humane approach. We have also proposed ASEAN-India initiatives on marine plastic pollution response towards improving the marine ecosystem. All the participating ASEAN members states unanimously and wholeheartedly supported the Indian initiatives. Friends, I have shared all this information with you to make you understand that working towards collective security and common prosperity is possible, and I have reasons to hope that we have just begun an exciting journey towards a better, happier world. All of you are our worthy co-passengers. Together, we can and we will build a secure, prosperous and just regional and global order. With these words, I would like to end my talk. Once again, I thank all the distinguished guests present and my compliments to Indian Navy and the National Maritime Foundation for organizing this important global dialogue. Thank you very much. Jai Hind. आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 में संबोधन दे रहे थे। जो अहम बातें उन्होंने कही वही आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलता है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि तमाम जो अवसर और चुनौतियां वैश्विक लेवल पर इस वक्त हैं, उनकी समीक्षा करना जरूरी है और भारत मुक्त
समावेशी और खुले हिंद प्रशांत महासागर के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़ा हुआ है। रुक करते अन्य खबरों को और अब बात करते हैं दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग को लेकर। चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस मार्केट में दुकानों में कल लगी भीषण आग पर काबू पाने के प्रयास अभी जारी हैं। दमकल की करीब 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के लिए रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी रात 9:19 पर मिली। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी, चारों तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि 40 फायर टेंडर मौके पर मौजूद। उन्होंने कहा कि घटना में अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुआ। अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए करीब 40 गाड़ी हमारे पास हैं अभी, और लगभग 200 के करीब आदमी होंगे, अफसर और सब मिला के। जैसे जैसे आग, क्योंकि ये सिंगल टुकड़ी वाली बिल्डिंग है, तो जहाँ हीट होती है उस वजह से बिल्डिंग फॉल हो रही है। काफ़ी पोर्शन बिल्डिंग का गिर गया, पूरी गली भी बंद हो गई है अभी। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद। अभी प्रयास काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट्स हो रहे हैं और फायर सर्विसेज के और पुलिस के ऑफिसर्स बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं काफ़ी ऊपर जाके भी देख के आया हूँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना बाकी भी है। लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि भाई जल्दी से जल्दी ये कंट्रोल हो। वक्त एक ब्रेक का। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के वाराणसी पहुंचे तीसरे समूह ने गुरुवार को गंगा भ्रमण किया। इसमें क्रूज से घाटों की छटा निहारना और गंगा आरती का जो दर्शन है वो शामिल रहा। तीसरा समूह काशी तमिल संगमम के लिए क्रूज है मानेकसा, जिस पर आ चुका है। ये लोग शाम के समय की गंगा आरती और घाट देखेंगे। इस पूरे क्रूज की जो व्यवस्था देखते हैं, जयंत जी हैं, जयंत जी युवा हैं, उत्साह है इनके अंदर, और ये जो अतिथि आ रहे हैं तमिलनाडु से, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने पहले 2 ग्रुप का किया और ये तीसरा ग्रुप है। आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? चूंकि भाषा भी, संस्कृति भी, सब आपको देखने को मिल रही है इनकी। जी, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तमिलनाडु से इतने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हम तीसरे ग्रुप का स्वागत करने का हमें अवसर मिला है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक जो कल्चरल एक्सचेंज एक हो रहा है, दोनों प्राचीन सांस्कृतिक जो केंद्र हैं हमारे भारत के, काशी और तमिलनाडु, तो इसके हम भी एक सहभागी हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज तीसरे समूह का हम स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए। ये आप क्या क्या घुमाएंगे इन लोगों को, क्या क्या दिखाएंगे? सभी जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको हम काशी के अपने सभी 84 घाटों का जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसका दर्शन करा रहे हैं, गंगा आरती का दर्शन करा रहे हैं, और साथ ही साथ चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, पानी की बोतलों के अल्पाहार की व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार जो हमारा टूर होता है, जो हमारा सभी घाटों का, तो उस टूर को हम सभी ग्रुप को कराते हैं। ये एक व्यवस्था है इनकी, स्नैक्स के साथ शाम के समय खूबसूरत होता है घाट भी और गंगा आरती भी, उसका दर्शन कराते हैं इस क्रूज के माध्यम से। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। खबर नई दिल्ली से, जहां आज से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की ओर से देश भर में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा की जाएगी। देश भर में
लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ ये अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के अनुसार हर महीने में से एक महिला कभी न कभी लिंग आधारित भेदभाव का शिकार होती है। और अब बात इफ्फी की। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज छठा दिन। इफ्फी के छठे दिन फिल्म भेड़िया और बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज की अपकमिंग मूवी तेरा क्या होगा लवली का प्रीमियर होगा। वहीं क्रिश्चियन जेजेडिक के साथ हाउ टू पिच योर एनिमेशन पर मास्टर क्लास, जीव प्रकाश के साथ बीट्स और रिदम पर मास्टर क्लास आयोजित होगी। वहीं वार्तालाप सत्र में भारतीय फिल्म उद्योग पर OTT का प्रभाव आज के लिए निर्धारित, फिल्मों की दैनिक स्क्रीनिंग में रेड शूज, व्हेन द वेव्स आर गॉन और द लाइन सहित कई अन्य फिल्में शामिल। मिड फेस्ट मूवी फिक्सेशन डायरेक्टर एंड मूवी प्रोड्यूसर और ऑर्डिनरी फेल्योर्स मूवी डायरेक्टर भी आज बातचीत करेंगे। वहीं गोवा में चल रहे इस 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म प्रेमियों के लिए ये एक नया और रोमांचक अनुभव है। तो आइए हमारे संग देखिए आप इफ्फी के रंग। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इस साल फिल्म प्रेमियों को एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान कर रहा है। इफ्फी में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान द्वारा फिल्म कला, सिनेमा से संबंधित प्रौद्योगिकी और विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो फिल्म प्रौद्योगिकी और फिल्म कला, सिनेमा और आधुनिक से संबंधित विभिन्न उत्पादों और उपकरणों का प्रदर्शन कर रही है। टेक पवेलियन देखने के लिए मैं खास करके यहाँ पे आया हूँ और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ द पूना, इन्होंने उसका आयोजन किया है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20 डिफरेंट कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉट ओनली द कैमरा बट द टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है, वो देखने के लिए आया हूँ। फॉर द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑल द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, जो यहाँ आके वो देखे, वो यहाँ आके समझे, उनके साथ में डिस्कशन करे। पणजी के कला अकादमी से सटे फुटबॉल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो 21 से 27 नवंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में 7000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विभिन्न आकारों के 20 स्टॉल हैं। सोनी, कैनन, रेड, लेइका, अल्टास, DJO, ए फ्यूचर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट जैसे सिनेमा उपकरणों के अग्रणी निर्माता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम टेक्निकलर्स क्रिएटिव स्टूडियोज है, एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज कंपनी है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और यहाँ टेक्निकलर का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पुराना रिश्ता है। 1953 में सोहराब मोदी द्वारा बनाई फिल्म झांसी की रानी जो है, वहाँ से शुरू यहाँ यह सफ़र है और आज के तेलुगु ब्लॉकबस्टर RRR तक कायम है। 53वें इफ्फी में प्रदर्शनी मनोरंजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई चीजें नई है। प्रदर्शनी में आने वाले फिल्म उत्साही लोगों को फिल्म कला और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के अंतर संबंधों का प्रदर्शन है, जो दर्शकों के सिनेमा के अनुभव को और समृद्ध करते हैं। प्रदर्शनी में दुनिया के अग्रणी ब्रांडों के अत्याधुनिक उपकरणों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिनका उपयोग समकालीन सिनेमा के निर्माण में उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनी में कैमरा, लेंस, लाइट, ग्रिप, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, VFX, AR, VR, डबिंग, टॉकबैक, ऑडियो मॉनिटर, ध्वनिकी, रियल टाइम के निर्माताओं का पैलेट रेंज है। 7000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले प्रदर्शनी स्टॉलों के अलावा प्रदर्शनी स्थल पर चर्चाओं और विभिन्न सत्रों के आयोजन हो रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और पणजी से ही जुड़ रही है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। तो श्यामा, सबसे पहले सुप्रभात आपको। तो भेड़िए का रोना, वहाँ लवली का लव, साथ ही साथ मास्टर क्लासेस, उसके साथ हम VFX से जुड़े तमाम उपकरणों की प्रदर्शनी, और एक सबसे अहम चीज़ है कि ये सभी कुछ एक ही छत के नीचे आप आज देखने वाली है। खास तौर पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो फिल्में रिलीज होती हैं उनका जलवा अलग।
जी आंचल, यहाँ पर हम अगर आप देखें तो छठा दिन है और लगातार ये जितने आपने बातें बताई हैं वो लगातार हम 6 दिनों से देख रहे हैं। ओपनिंग के बाद से ये शुरू हुआ है तो 5 दिन आप पकड़ लीजिए, यही सेशन चले हुए हैं। मास्टर क्लास अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ऐसे ऐसे दिग्गजों ने मास्टर क्लास एड्रेस किया है और आज आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कौन कौन एडिटिंग के ऊपर, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल जो एडिटर्स होते हैं वो भी संबोधित करेंगे मास्टर क्लास। स्क्रीनिंग्स की बात कर लें तो जो अभी 11:15 का एक समय है जहां पर मूवी लगने वाली है, इंटरनेशनल कंपटीशन की ये मूवीज है, द व्हेन द वेव्स आर गॉन। इसके अलावा और भी 3 मूवीज लगी हुई हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में पूरे दिन में थ्रू आउट। लेकिन अभी का समय है जो 11:10 का होने वाला है, व्हेन द वेव्स आर गॉन, और उसके लिए बहुत लंबी लाइनें, कतारें लग चुकी हैं ऑलरेडी लोगों की, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपटीशन का सेक्शन की मूवी है और साथ ही हर जो व्यूअर है या विजिटर है यहाँ पर आए हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि पिक्चर में क्या है ऐसी बात कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन में उतरा है और कैसी है ये मूवी, तो उसके लिए एक लंबी कतार लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरे दिन में बहुत सारे जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड मूवीज होते हैं उनके डायरेक्टर्स, उनके स्टार कास्ट आते हैं, वो भी इंटरैक्ट करते हैं मीडिया से, और तो वहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन हो जाता है कि जानने में कि दूसरे विदेशों में किस तरीके से फिल्म मेकिंग होती है और वो भारत फिल्म मेकिंग के बारे में क्या सोचते हैं। 2 अहम चीज़ें हैं यहाँ पर आंचल। कल हमने देखा कि जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का 53 घंटे का फिल्म मेकिंग चैलेंज था वो परसों के दिन पर समाप्त हुआ था और कल उसके जो विनर थे वो अनाउंस किए गए। टीम पर्पल है। वुमेन सेफ्टी जैसे एक टॉपिक को उन्होंने आज से 25 साल के बाद में कैसा रूप होगा भारत में, इंडिया एट 100 यानी कि 2047 में कैसा होगा उसको दर्शाया है। तो मणि रत्नम, काटापिल्चर जो शॉर्ट्स टीवी के सीईओ हैं और इन लोगों ने उसे जज किया और टीम पर्पल को चूज किया। तो हमें 5 बेहतरीन मूवीज मिले हैं कल जो शॉर्ट फिल्म्स बने हैं इन क्रिएटिव माइंड्स के सौजन्य से, और इसके अलावा ये भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर है और साथ ही ये एक जरिया है कि भारत जो फिल्म बना रहे हैं, भारत के यंग माइंड्स जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरा विश्व देख सके। इसके अलावा भेड़िया का रेड कार्पेट प्रीमियर है वो आप बता चुकी हैं, वो भी ये जो आप मेरे पीछे देख रही हैं ये पूरा रेड कार्पेट एक व्यू है यहाँ पर, यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद में वहाँ पर मीडिया का एक स्टैंड बनाया जाता है जहाँ पर ये स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो आते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं। तो ये जो रेड कार्पेट का कॉन्सेप्ट है वो हम कान फिल्म फेस्टिवल से लेके आए हैं। हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा से बात की थी, तब उन्होंने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लाए हैं वो कान फिल्म महोत्सव से हम लेके आए हैं, क्योंकि पिछले मई में जब हम मार्शीडू फिल्म में गए थे वहां पर रेड कार्पेट का जलवा एक अलग ही होता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया। बुक टू फिल्म एडेप्टेशन, बुक टू बॉक्स ऑफिस, ये एक एडेप्टेशन है बुक की, वो प्रोग्राम भी नहीं चलाई गई क्योंकि हम जानते हैं कि एक अच्छी मूवी जो होती है उसका जो जान होता है वो एक अच्छी स्टोरी होती है, और जब यहाँ पर बुक टू बॉक्स ऑफिस का एक प्रोग्राम लगाया जाता है वो एक बैंक है। बिल्कुल, रेड कार्पेट तो है, लेकिन हम फिल्मों के बारे में और फिल्मों को बनाना, समझना, उनकी समीक्षा करना उनसे सीख रहे हैं जो सालों से इसी बिजनेस में। ये सबसे अहम बात है, किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक स्कूल है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास कम है लेकिन आपसे इफ्फी को लेकर लगातार बातचीत होती रहेगी, तो अगर वक्त मिले तो गोवा जाकर इफ्फी के रंग जरूर देखिए। और अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की और बात होगी क्रिकेट की। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड में खेला जा रहा है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 306 रन का लक्ष्य रखा। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ओपनर शिखर धवन और शुभमन गिल ने शानदार और मजबूत शुरुआत दी। उसके साथ दोनों ने अर्धशतक लगाए। शुभमन गिल ने 50 के स्कोर पर वो आउट हुए। इसके थोड़ी देर बाद शिखर धवन भी 72 के स्कोर पर पवेलियन वापस लौटे। ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के विकेट जल्दी सामने आए। हालांकि इसके बाद से श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। 76 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली। इनके अलावा संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर ने भी 36 और 37 रन की पारी खेली। इस मैच का सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।